हमारा चैप्टर चल रहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, कंपनी की कैपिटल को, कंपनी की कैपिटल मतलब शेयर कैपिटल को, कंपनी की असेट को, कंपनी की लायबिलिटी को रिस्ट्रक्चर करते हैं। किस किस को रिस्ट्रक्चर करते हैं? कैपिटल को, असेट को, लायबिलिटीज को रिस्ट्रक्चर करते हैं। कैपिटल को रिस्ट्रक्चर करते हैं मतलब कैपिटल को रिड्यूस करते हैं, असेट को रिवैल्यू करते हैं, लायबिलिटी की टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस करते हैं। ये सब करते हैं अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो आगे बढ़ते हैं। हमारा एग्जाम्पल चल रहे थे अभी, एग्जाम्पल चल रहे थे ना अपन की, इसमें क्या कुछ कैसे करते हैं। ठीक है, इसमें जब ये सब कर ही रहे होते हैं तो क्या होता है कंपनी के, वैसे अब तो नहीं होता ये, पुराने क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अब नए क्वेश्चन में नहीं मिल मतलब, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं वो कई बार तीन तीन चार चार मतलब काफी पुराने क्वेश्चन जो फ्रेम हुए हैं वही आ जाते हैं। उसमें आपको एक चीज मिलेगी, एक आइटम, एक इधर असेट साइड में, जो बैलेंस शीट की असेट साइड होती है कंपनी की, उसमें आपको मिलेंगी कई सारी फिक्टिशियस असेट। फिक्टिशियस असेट सुना होगा नाम आपने तो। फिक्टिशियस असेट भी होती है बैलेंस शीट की असेट साइड में। कौन सी? फॉर एग्जांपल ऐसी आइटम ऐसे आइटम जो बैलेंस शीट की असेट साइड दिखाए तो जाते हैं पर वो असेट होते नहीं। शोन आइटम शोन इन असेट साइड बट विच आर नॉट असेट एट ऑल, जो असेट है ही नहीं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, वो मेरे लिए हेल्पफुल है। कौन सा? डेफर्ड रेवेन्यू, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये क्या करते हैं, खर्चा धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। तो जो राइट ऑफ कर दिया वो तो गया पीएनएल में, और जो बच गया, राइट ऑफ कर दिया वो पीएनएल में गया, और जो बच गया वो कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट की असेट साइड में। पर वो असेट नहीं होती। क्या मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने एक प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर, क्योंकि वो एग्जांपल आपका रटा हुआ है तो मैं वो एग्जांपल रिपीट कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरे पास ढेरों एग्जांपल है, पर अदरवाइज एक कंपनी ने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर मान लीजिए 30 करोड़ रुपए खर्च किया, 30 करोड़ खर्च किया। किसी फिल्म स्टार को बुलाया, प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में, मोटर बाइक की लॉन्चिंग हुई, कोई फिल्म स्टार आया, फिल्म एक्टर्स आई, जो भी आया, उन्होंने फीस ली, उस पर लॉन्चिंग पर कुल मिलाकर 30 करोड़ का, तो वो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ। वो 30 करोड़ का खर्चा वन टाइम है या हर साल होगा? वन टाइम है, वो वन टाइम तो वो हो गया एक, है तो एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, लेकिन उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा समय तक मिलेगा। तो वो, अब प्रॉब्लम क्या होगी उस खर्चे के लिए? है वो रेवेन्यू, एडवर्टाइजिंग, पर बेनिफिट एक साल से ज्यादा मिलेगा, तो उस हिसाब से वो कैपिटल हुआ। लेकिन वो ना कैपिटल है ना रेवेन्यू है। कैपिटल क्यों नहीं है? क्योंकि उसके बदले में कोई असेट फॉर्म, हम उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू उसको बेचने जाए तो वो बिकेगा नहीं वो खर्चा। तो उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू न होने से उसको असेट भी नहीं बोल सकते, और न उसको एक्सपेंस बोल सकते रेवेन्यू, क्योंकि उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा समय तक मिलेगा। तो फिर वो ना कैपिटल एक्सपेंस हुआ क्योंकि उसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं, ना वो रेवेन्यू एक्सपेंस हुआ क्योंकि उसकी लाइफ एक साल से ज्यादा है। रेवेन्यू एक्सपेंस का नेचर क्या होता है? एक साल में जिसका बेनिफिट एग्जॉस्ट हो जाए, खत्म हो जाए, फिनिश हो जाए, वो खर्चा रेवेन्यू, और जिसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता रहे वो कैपिटल होता है। पर ये एक्सपेंसेस डेफर्ड, ये जो विज्ञापन का खर्च किया है प्रोडक्ट की लॉन्चिंग पर, ये ना तो रेवेन्यू बन पा रहा है ना कैपिटल बन पा रहा है, ना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो फिर उसकी कैटेगरी क्या होगी? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। तो हम उस एक्सपेंस को राइट ऑफ के लिए रेफर करते हैं, उसको इमीडिएटली राइट ऑफ नहीं करते, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। लेकिन बेटा अब तो हम इसको क्या करते थे, खर्चा हुआ मान लो 30 करोड़, अब चूंकि उसकी बेनिफिट एक साल से ज्यादा समय तक मिलता रहेगा तो उसको एक साथ राइट ऑफ नहीं करते, हर साल। जैसे 30 में से 5 लाख राइट ऑफ कर दिया इस साल, बचा कितना? 25 लाख। तो जो अनरिटर्न ऑफ पोर्शन है वो कहा जाता है बैलेंस शीट की असेट में जाएगा। उसको क्या नाम दिया गया है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। उसका हेडिंग क्या होता है? फिक्टिशियस
वो असेट जो असेट साइड दिखाई जाती है पर वास्तविकता में असेट नहीं होती। तो इसका ये एक एग्जाम्पल आपने बताया। तो फिक्टिव एसेट के अंदर क्या है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इसके ढेर सारे एग्जाम्पल है, उसके दूसरे एग्जाम्पल भी है, वो भी मुझे समझाने पड़ेंगे। एक तो आपको पता है विज्ञापन का वो खर्चा जो वन टाइम है, जो प्रोडक्ट के लॉन्चिंग पे हुआ है, जिसका बेनिफिट लॉन्गर पीरियड तक मिलेगा, पर वो फिर भी कैपिटल एक्सपेंसेस में नहीं है, वो होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वो आपका एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस ऑन लॉन्चिंग ऑफ ए प्रोडक्ट जो वन टाइम होता है। अच्छा, अब इसके अलावा और क्या होता है, और भी होते हैं फिक्टिव एसेट। हाँ, एक और चीज बताइए, क्या बताया, पी एंड एल का डेबिट, कंपनी में लॉस है तो उसका बैलेंस डेबिट चलेगा, तो वो डेबिट बैलेंस असेट साइड में दिखाया जाएगा, पर वो असेट है नहीं, तो वो भी कौन सी असेट हुई, आइटम शोन इन असेट साइड बट नॉट असेट एट ऑल, जो असेट साइड दिखाया जा रहा है पर असेट नहीं, तो पी एंड एल का डेबिट बैलेंस भी इसी में आएगा, लॉस। ये तो हम पढ़ चुके थे, लेकिन कि और भी कई चीजें होती है। हाँ, बोल सकते हैं बिल्कुल। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये कौन से एक्सपेंसेस जो कंपनी के बनाने पर, कंपनी के फॉर्मेशन पर हुए, कंपनी के फॉर्मेशन पे जो एक्सपेंस हुए वो कौन से नेचर के हुए, जैसे स्टेशनरी, आरओसी को फीस दी, सीए को फीस दी कंपनी बनाने के लिए, और मेमोरेंडम आर्टिकल एसोसिएशन प्रिंट करवाया, और ढेर सारे, ये सब मिलाकर हुआ कंपनी के फॉर्मेशन एक्सपेंसेस। तो ये हुए प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक व्यय एक्सपेंसेस टू फॉर्म ए कंपनी, ये वो एक्सपेंसेस हैं। क्या ये रेवेन्यू है क्या, आरओसी को फीस दी, सीए को फीस दी, स्टेशनरी प्रिंट करवाई, पर प्रॉब्लम क्या है, एक बार कंपनी बन गई उसका बेनिफिट, उस कॉर्पोरेट एंटिटी का बेनिफिट कंपनी को लंबे समय तक मिलेगा, जब तक कंपनी है तब तक मिलता रहेगा, तो ये एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा लंबे समय तक, पर ये कैपिटल एक्सपेंस भी नहीं है, क्योंकि इसको हम सेल आउट नहीं कर सकते, इसकी कोई रिलायजेबल वैल्यू नहीं है, इसका कोई, इसको एज एन असेट भी शो नहीं कर सकते, लेकिन ये असेट नहीं है, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंस भी नहीं है। रेवेन्यू क्यों नहीं है, क्योंकि बेनिफिट क्या हुआ है, 302 वालों को ज्वाइन करने का बोला था तो हम उधर थे। ओके 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 ओके, हाँ, कोई मैंने कुछ बताया, कुछ भी नहीं ऐसा अभी, बस ये यही तो बताना शुरू किया बेटा। फिक्टिव एसेट बैलेंस शीट के असेट साइड में जो होती है, इसको क्या, वो असेट जो असेट साइड में वो आइटम शोन इन असेट साइड बट नॉट असेट एट ऑल, जिनको असेट साइड में शो करते पर असेट नहीं होते, वो समझना जरूरी है। एक तो मैंने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस बताया जिसमें विज्ञापन का खर्चा, ये सब प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ये भी वैसे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस ही है। अच्छा, इसके तो ये खर्चा न कैपिटल है न रेवेन्यू, क्योंकि खर्चा कंपनी बनाने पर है पर बेनिफिट लंबे समय तक मिलेगा, तो ये भी पहले शेड्यूल, जब 6 थी अभी शेड्यूल 3 है, पहले इन सारे आइटम को असेट में दिखाया जाता था। अब मान लो कि चलो कि पुराने क्वेश्चन में असेट में दिखाते थे इनको, तो आपको एग्जाम में वही पुराने क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब आइटम असेट में दिखेंगे आपको। और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है, अंडर राइटिंग कमीशन बताया था मैंने, अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी के पब्लिक इश्यू पर, क्या हमने पढ़ा है इसको, आपने भी पढ़ा होगा लॉ में। अंडर राइटिंग कमीशन मतलब कंपनी पब्लिक इश्यू पर ब्रोकर को कमीशन देती है पब्लिक इश्यू को सब्सक्राइब कराने के लिए। यदि मैं कंपनी हूं, मैं पब्लिक इश्यू लाता हूं, तो कुछ शेयर मार्केट के कुछ वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, वेल नोन ब्रोकर्स है, ये मान लो ब्रोकर कौन होता है, जो शेयर की खरीदी बिक्री करता नहीं है, करता है तो ट्रेडर हो गया। तो सही मीनिंग समझो, शेयर ब्रोकर मतलब वो जो शेयर की परचेज सेल करवाता है, ब्रोकर वो मीडिएटर होता है। यदि वो खुद खरीद बेच कर रहा है, वो तो फिर क्या हो गया, ट्रेडर हो गया, इन्वेस्टर हो गया, वो थोड़ा ब्रोकर हुआ। ब्रोकर वो जो खरीद बिक्री करवाता है, पब्लिक में इन्वॉल्व रहता है। मान लो आप पब्लिक हो,
तो शेयर ब्रोकर के आपको शेयर बेचना है तो किसके थ्रू बेचोगे? शेयर ब्रोकर को बोलोगे भाई मेरा शेयर बेचना है, वो बिकवाएगा आपका शेयर। आपको खरीदना है तो किसके थ्रू खरीदोगे? उस ब्रोकर को कहोगे मुझे शेयर खरीदना है, वो आपको खरीद के देगा शेयर। तो वो आपका शेयर खरीदने बेचने का काम करवाता है, वो है ब्रोकर। वो आपके टच में है। वो ब्रोकर जो आपके टच में है, मेरे टच में नहीं। मैंने नई कंपनी फॉर्म की है, मैं उसका पब्लिक इशू लाना चाहता हूँ 500 करोड़ का। मैं चाहता हूँ कि सारी पब्लिक वो शेयर के लिए आवेदन करे, सब्सक्राइब करे, अप्लाई करे, पर आप मेरी कंपनी को जानते नहीं हो। तो ये ब्रोकर बोलता है मुझे, मैंने बताया था पहले आपको, ये ऐसा लग रहा है नहीं बताया, पर समझ में नहीं आता कि बताया है तो रिस्पॉन्स अलग होना चाहिए। अभी कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं, बताया है कि नहीं बताया है। नहीं बताया है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं दोबारा बताने में पूरे ढंग से कि अंडरराइटिंग कमीशन क्या होता है, पर लेसा लग तो 1% भी नहीं रहे कभी बताया होगा। तो सुन इतने सीरियसली रहे हो, इतना अच्छे से सुन रहे हो कि मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इतने अच्छे कब से हो गए कि मेरी ऐसी जो बात आपको पड़ी हुई है वो भी सब सुन रहे हो अच्छे से, वो भी वेरी गुड। अच्छा सुबह सुबह है ना, अभी नींद ही नहीं खुली है, तो अभी सब ऐसे ही, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे ही चलता रहे। तो सुनो, वो ब्रोकर मुझे गारंटी देता है, मैं कम नहीं हूं, मेरा पब्लिक इशू आया है, मुझे गारंटी देता है कि ये इन्वेस्टर सब मेरे टच में है। इनको मैं कहूंगा कि आपके शेयर के लिए अप्लाई करें, आपके पब्लिक इशू को सब्सक्राइब करें आप, और यदि और आपके पूरे 500 करोड़ के शेयर मैं सब्सक्राइब कराऊंगा, पूरे 500 करोड़ के शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी मिलेगी आपको, ये मेरी गारंटी है। वो मुझे गारंटी देता है, वो शेयर ब्रोकर मुझे गारंटी देता है कि आपके सारे शेयर मैं बिकवा दूंगा। मैं बहुत ऐसे रफ लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, बिकवा दूंगा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर उसको सही तो ये है कि मैं वो सारे शेयर पब्लिक से सब्सक्राइब करवा दूंगा। पर ये नहीं समझ में आएगा आपको, सारे शेयर बिकवाने की गारंटी उसने ले ली, और नहीं बिकवा पाया तो वो शेयर मैं खुद खरीद लूंगा, तो मैं बिल्कुल सेफ हो गया। मैंने कहा ठीक है भाई, तुम गारंटी लो और बदले में मैं दूंगा उसको कुछ रेम्यूनरेशन। अब वो सारे शेयर बिकवाएगा और नहीं बिकवा पाया तो शेयर उसे खुद को खरीदने पड़ेंगे, तो वो व्यक्ति कहा जाता है अंडर राइटर, और उसको जो कमीशन देना पड़ेगा मुझे, उसको कहते हैं अंडरराइटिंग कमीशन। तो वो मेरा एक्सपेंसेस है। जब पब्लिक इशू आएगा तब मैं लोगों को अपॉइंट करूंगा एज ए अंडर राइटर कि भाई तुम मेरे पब्लिक इशू की गारंटी लो, तो वो व्यक्ति होते। तो ये पब्लिक इशू आने पर हुआ एक खर्चा है, अंडरराइटिंग कमीशन। तो ये जो पब्लिक इशू पे खर्चा हुआ, बताओ ये रेवेन्यू है या कैपिटल? कमीशन दिया है मैंने उसको, कैपिटल है रेवेन्यू? क्या उसको कमीशन देने से मैं कोई असेट फॉर्मेशन हुआ? पर वो बेनिफिट मुझे एक बार पब्लिक इशू आ गया तो उससे मुझे जो कैपिटल रेज हुई, उस कैपिटल का फायदा सालों साल मिलता रहेगा। वो कैपिटल का फायदा तब तक मिलेगा जब तक कंपनी जिंदा है, कंपनी जब तक सर्वाइव कर रही है, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती तब तक उस कैपिटल मेरे पास रखूंगा, उसको यूज करूंगा। तो मुझे वो जो शेयर कैपिटल मिली है उस ब्रोकर के थ्रू, उसके लिए मुझे कमीशन दिया है, तो वो है अंडरराइटिंग कमीशन। तो वो ना रेवेन्यू एक्सपेंस है ना कैपिटल, वो भी कौन सा है, डेफर्ड रेवेन्यू, पर वो अंडरराइटिंग। तो ये भी बैलेंस शीट में एज एन एसेट आता है, इसको भी धीरे धीरे राइट ऑफ करते हैं। और शेयर इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं, शेयर इशू एक्सपेंसेस भी होते हैं। पब्लिक इशू के लाने पर हुआ खर्चा, ये भी न कैपिटल है न रेवेन्यू। तो ये सब खर्चे यदि बैलेंस शीट में है तो इनको क्या करना है? अब कंपनी, हमारा चैप्टर चल रहा है रिकंस्ट्रक्शन, हमारी कंपनी जा रही है अंडर रिकंस्ट्रक्शन, तो ये खर्चे को क्या करूं, रहने दूं या इनको हटाऊं सबको? जब मौका मिल ही गया तो मुझे अब ये खर्चे धीरे धीरे राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, बल्कि एक साथ इनको उड़ा देना चाहिए। क्यों? बैलेंस शीट के असेट साइड में दिखाई देते हैं, पर वास्तविकता में असेट, क्या अब इनको असेट दिखाना ठीक है? तो मौका मिलते ही, जब मौका मिला तो हमें क्या करना चाहिए? जब हमें मौका मिला है कि हम सारे ये जो लॉसेस हैं इसको हम हटा रहे हैं, तो हम उसी दौरान ये सब खर्चों भी क्या करें, बैलेंस शीट से हटा दें, इनको भी हटा दें ताकि असेट साइड में अब ना रहे। और देखो आपको बताऊं, पहले तो क्या होता था, जब कंपनी अंडर होती थी, अंडर रिकंस्ट्रक्शन, तो जब कंपनी में ये बैलेंस शीट है, यहां पर मान लो कंपनी का अंडरराइटिंग कमीशन है, ये असेट साइड में आ रहा है, 80 लाख का आ रहा है कमीशन असेट साइड में, और हमारा स्कीम है रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बन रहा है, यहां पर इक्विटी शेयर कैपिटल से रिडक्शन हुआ है, यहां पर बिल्डिंग पर रिवेशन प्रॉफिट हुआ है। तो हम इधर क्या करते थे, इधर प्रॉफिट लाते थे, कैपिटल रिडक्शन इधर लाए, बिल्डिंग पर रिवेल्यूशन हुआ, प्रॉफिट इधर लाए, और इधर क्या करते थे,
लॉसेस को एडजस्ट करते थे। तो ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है इसको रखा जाए या खत्म कर दिया जाए? तो इसको खत्म करने के लिए यहां पर लाना पड़ेगा। इसका बैलेंस क्या चल रहा है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। तो क्या एंट्री होगी इसको यहां लाने के लिए? रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट डेबिट टू, जब कमीशन दिया गया था तो एंट्री की गई थी कमीशन डेबिट टू बैंक, कमीशन डेबिट टू बैंक, कमीशन डेबिट टू बैंक, कमीशन को डेबिट किया गया था देते वक्त। अब उसको खत्म करने के लिए कमीशन को क्रेडिट करो और तो यहां लिखेंगे रिकंस्ट्रक्शन टू कमीशन, अंडरराइटिंग कमीशन यहां पर 80 लाख ले आओ। इससे खर्चा बैलेंस शीट से हट जाएगा और हमारी बैलेंस शीट सही हो जाएगी, क्योंकि बैलेंस शीट में इसको एज एन असेट दिखाना ठीक नहीं था, क्योंकि ये एक्चुअल में असेट है ही नहीं। लेकिन बेटा पुराने क्वेश्चन में तो आपको ये मिलेगा, आपको जो क्वेश्चन आएंगे रिकॉन्स्ट्रक्शन के उसमें दिखेगा और उसको आपको तुरंत राइट ऑफ कर देना चाहिए। मैं सारी चीज अभी और लिखवाने वाला हूं। लेकिन नए कंपनीज एक्ट ने ये समस्या, ये बीमारी खत्म ही कर दी। आपको पता होगा नया कंपनीज एक्ट क्या बोलता है, खैर उससे अभी मतलब नहीं, पर मैं तो बस अभी इस चैप्टर पे ही जाऊं मैं बेवजह। नए कंपनीज एक्ट ने तो ये खर्चा पहले साल राइट ऑफ करा देता है। नया कंपनीज एक्ट इसको कैरी फॉरवर्ड करने की इजाजत नहीं देता। अब ये खर्चे कर रहे हो तो क्या करो, भले डेफर्ड रेवेन्यू हो। ये बात थोड़ा सा तकलीफ वाली तो है कि ये जो खर्चे हो रहे हैं जैसे पब्लिक इशू के, शेयर इशू के, अंडरराइटिंग कमीशन और ये सब खर्चे, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, यदि पहले साल ही राइट ऑफ कर दोगे पीएनएल में तो उससे प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा। पहले साल कंपनी में रेवेन्यूज बहुत कम होते हैं, कंपनी बिल्कुल नई नहीं होती है, और उसी पहले साल के लोअर रेवेन्यू वाले साल में आप क्या कर रहे हो, सारे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, शेयर इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस सब राइट ऑफ कर दोगे तो प्रॉफिट ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। इससे कंपनी की पहले साल की प्रॉफिट की पिक्चर काफी डिस्टर्ब हो जाएगी कि कंपनी लॉस में है। लेकिन नए कंपनी एक ने बोला जो भी हो आप इसको राइट ऑफ करो, कैरी फॉरवर्ड मत करो। अब इन आइटम को असेट में दिखाना पॉसिबल, तो नए कंपनी एक में यदि बैलेंस शीट बनेगी तो ये आइटम आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे ही नहीं। लेकिन हमें क्वेश्चन कौन से आते हैं एग्जाम में, पुराने क्वेश्चन, उसमें आपको बैलेंस शीट में आइटम दिखेंगे और दिखते ही आपको क्या करना चाहिए, राइट ऑफ। ऐसा एक नाम और दिया है ऑनलाइन से, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। यस, जब पब्लिक इश्यू आता है तो क्या एंट्री होती है, बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, ध्यान है आपको, टू इक्विटी शेयर केवल या टू डिवेंचर जो भी है, होता है ना डिस्काउंट ऑन इश्यू। मान लो इश्यू 100 करोड़ का है, 5 करोड़ का डिस्काउंट है, 95 करोड़ मिला, 95 करोड़ मिला। ये डिस्काउंट क्या है, ये डिस्काउंट क्या है, जो भी मान लो, चलो इस मुद्दे में हम कहां से कहां भटकेंगे। ये 5 का जो डिस्काउंट है ये कंपनी के लिए एक्सपेंस है, लॉसेस कुछ भी मान लो, एक्सपेंसेस या लॉसेस। ये एक्सपेंस या लॉसेस जो कंपनी को हुए हैं क्योंकि कंपनी को मिला है 95 करोड़, पर कमिटमेंट देने का, वापस रिफंड करने का 100 करोड़ का कंपनी ने किया है, तो कंपनी को 5 करोड़ का लॉस है। अब लॉस एक्सपेंस जो भी है इसका क्या करेंगे, कंपनी के पीएनएल से एक साथ या धीरे धीरे। ये जो मनी मिली है इसका बेनिफिट कब तक मिलेगा, तो ये लॉस का बर्डन भी लॉन्गर पीरियड तक जाना चाहिए। लेकिन अब नया कंपनी क्या बोलता है, नहीं भाई नहीं, पूरा पहले साल राइट ऑफ कर दो, तो इसको पहले साल राइट ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे, पुराने कंपनी में इसको 5 लाख या 5 करोड़ है, क्या करता था, थोड़ा थोड़ा हर साल करो, 1 करोड़ इस साल कर दिया, 4 करोड़ बैलेंस में दिखा दो, फिर अगले साल 1 करोड़ राइट ऑफ कर दिया, फिर 3 करोड़ बैलेंस में दिखा दो, फिर 1 करोड़ राइट ऑफ कर दिया, फिर दो दिखा दो, ऐसे करके 1-1 करोड़ हर साल राइट ऑफ करते थे ताकि प्रॉफिट पर एक साथ बर्डन ना आ जाए। इसलिए उसको ग्रेजुअल राइट ऑफ की पॉलिसी में लाते थे, 5 करोड़ को 5 साल में, 8 साल में राइट ऑफ करते थे। लेकिन अब तो यदि ये भी दिख जाए आपको डिस्काउंट ऑन इशू, तो इसको भी क्या करना चाहिए, ये भी कहाँ आता है, यदि 5 करोड़ में से 1 करोड़ राइट ऑफ हो गया, बचा कितना, 4 करोड़, 4 करोड़ ये डेबिट बैलेंस है, कहाँ आएगा, असेट साइड में, इसको भी क्या करना चाहिए, राइट ऑफ कर देना चाहिए। तो ये जो फिक्टिशियस असेट्स है इसे भी हमें राइट ऑफ कर देना चाहिए ड्यूरिंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। चलिए मैं सारी चीज आपको लिखवाऊंगा अभी, ये सारी बात जो मैंने बताई है आपको लिखवाना है मुझे। ठीक है, कभी काम करें हम ज्यादा, आज वैसे भी कल हमारी फिर छुट्टी होने वाली है, तो मैं आपको एंट्री लिखवाना शुरू कर दूं। इसमें सबसे मेन अकाउंट कौन सा बनता है, रिकंस्ट्रक्शन, या उसका नाम कैपिटल रिडक्शन भी हो सकता है, उसमें एंट्री लिखना शुरू करो। अब एंट्री आप भी सोचना, लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज,
फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, नंबर 1। अब ये एंट्री मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा, बल्कि मैं आपसे पूछ पूछ कर आगे बढ़ूंगा, करेक्ट। मैं पहले आपको ट्रांजैक्शन इवेंट दूंगा, फिर आपको उसकी एंट्री मुझे बतानी, करेक्ट। नंबर 1, फॉर रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स, फॉर रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स, रिवोल्यूशन ऑफ असेट में ए, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी असेट। रिवोल्यूशन के अंदर नंबर ए, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एनी असेट। हम एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, और रिवोल्यूशन ऑफ असेट हुआ है। रिवोल्यूशन में हमने किसी असेट की वैल्यू बढ़ानी है, जैसे कि बिल्डिंग 50 करोड़ की है, वो 70 करोड़ की हो गई, 20 करोड़ से उसकी वैल्यू बढ़ गई, तो क्या एंट्री होगी? सिंपल है। क्या टफ एंट्री पूछिए जिसको जवाब देने में आपको मजा आ गया होगा। पूछने में मुझे शर्म आ रही थी, पर ठीक है। असेट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन, और अमाउंट होगा रिवोल्यूशन प्रॉफिट। जितना भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट है वो अमाउंट से एंट्री होगी, असेट डेबिट टू रिकंस्ट्रक्शन। अब मैं डिक्रीज की भी बताऊं क्या? नहीं, आपकी इच्छा हो तो। नहीं है ना? तो अब ये तो आपने बताया फॉर इंक्रीज वैल्यू असेट, डिक्रीज की रिवर्स हो जाएगी, लिखा ना, आपका टाइम वेस्ट है। अब मैं इसमें कुछ नए पॉइंट दे रहा हूं। यहां पर डेटर्स ऑफ रुपीज टू बी प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड, डेटर्स ऑफ रुपीज दैट मच टू बी प्रोवाइडेड। अब ये डेटर्स ऑफ रुपीज दैट मच टू बी प्रोवाइडेड, डेट अकाउंट डेबिट टू, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो एंट्री सुन के तो मुझे चक्कर ही आ गए। क्या एंट्री बोली आपने? उम्मीद यही थी, कोई बात नई बात नहीं। देखिए, ये मैंने आपको समझाया नहीं, बगैर समझाया पूछ लिया। डेटर ऑफ रुपीज दैट मच टू बी प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड, टू बी प्रोवाइडेड वर्ड पर आपने फोकस। मैंने क्या कहा था इस चैप्टर में? आपको लैंग्वेज पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, बस लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ी इंग्लिश वो तो आपकी होगी सही, और थोड़ा सा लैंग्वेज पर फोकस, ये दो चीज है तो आपको आधा काम तो आपका वही हो जाएगा। बाकी आधा काम आपकी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से एंट्री कैसी हो रही वो करना है। बाकी सब कुछ लिखा होता है, उसको ठीक से पढ़ना होता है। टू बी प्रोवाइडेड, डेटर को बढ़ाना है। डेटर कभी बढ़ते हैं क्या? आपको, मैंने आपको माल बेचा 8 लाख का, ड्यूरिंग डिक्लेरेशन आपको 8 लाख से बढ़ाकर 9 लाख कर दूं? आप 1 लाख लेना बढ़ा दो आप लोगों से? अरे जितने डेटर हैं, क्या वो ऑटोमेटिकली ड्यू टू स्कीम कोड ये कहेगा कि सबसे 1 1 लाख लेना बढ़ा दो? अरे भाई, जितना माल बेचा होगा वही तो देगा आदमी, डेटर कैसे बढ़ सकते हैं? टू बी प्रोवाइडेड, सिर्फ कम करना से काम नहीं चलेगा। डेटर कम करना, यदि मैं पकड़ लूं शब्दों को तो आप, फिर मैं आपको बोलूंगा कि आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि आपको डेटा कम नहीं करना है। तो यहां पर प्रोविजन बनाना है। प्रोवाइडेड मतलब क्या होता है? प्रोवाइडेड मतलब
प्रोविजन। और डेटर रिटर्न ऑफ मतलब इसकी क्या मैं लिखूं, सी में लिखूं डेटर, ऐसा लिखूं डेटर ऑफ रुपीज टू बी रिटर्न ऑफ। ये बताओ, ये मैं पूछता तो आपको डेटर ऑफ रुपीज डेट मस्ट टू बी रिटर्न ऑफ, ये राइट ऑफ करना है। यहां पर डेटर को कम करने को अब कहा गया, राइट ऑफ में डेटर कम होता है। राइट ऑफ में डेटर मतलब कंपनी के पास जो ढेर सारी डेटर हैं उसमें कुछ डूबते हैं जो बेवजह हमने डेटर में दिखा रखे हैं, तो वो डेटा को राइट ऑफ करो। अभी आप डेटा गलत दिखा रहे हो उसको, तो क्या एंट्री होगी? एक एंट्री होगी, सिर्फ एक एंट्री होगी। रिकॉन्स्ट्रक्शन को ये लॉस है कि प्रॉफिट? अच्छा, डेटर को क्या करना है, क्रेडिट करना है टू डेटर। अच्छा, डेटर यहां पर कम करना है कि नहीं करना है? डेटा को राइट ऑफ करना है मतलब कम करना है, तो हम डेटा को क्रेडिट कर देंगे। डेटा को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट क्या करेंगे? रिकॉन्स्ट्रक्शन। रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट कर दो, एंट्री होगी रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट टू डेटर। क्योंकि आपका मेन अकाउंट कौन सा बन रहा है? आप बेड डेट्स करोगे, फिर बेड डेट्स को कहां लेके जाना पड़ेगा? रिकॉन्स्ट्रक्शन में। बेड डेट्स वैसे जाती है पीएनएल में, पर यहाँ ये बेड डेट्स कहां जाएगी? रिकॉन्स्ट्रक्शन में जाएगी। ये आपको समझ में आया मैंने क्या किया? फॉर एग्जांपल ये आपकी बैलेंस शीट है, ये कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ कंपनी के डेटर्स हैं, डेटर में ढेर सारे लोग होते हैं, सैकड़ों लोग मिलाकर 18 करोड़ 50 लाख 40, ये आ रहे 18 करोड़ 50 लाख 40 के डेटर आ रहे हैं। 18 करोड़ 50 लाख 40 के डेटर में से जो असेट में दिखा रहे हैं, इसमें 8 या मान लो 12 लाख के डेटर ऐसे ऐसे नाम है इसमें, 12 लाख जिससे मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। 12 लाख इसमें से डूब चुका है, तो अब क्या करना चाहिए? क्या 12 लाख को एज एन असेट दिखाएं? अब 12 लाख मिलना ही नहीं है तो हमको उसको हम क्यों असेट दिखाएं? तो ये असेट सही की गलत? इसमें 12 लाख इन्फ्लेटेड आ रहा है, 12 लाख गलत आ रहा है, जो 12 लाख मिलना ही नहीं है उसको भी हम असेट दिखा रहे हैं। तो मौका मिलते क्या करो, जब बैलेंस शीट पूरी रीड्राफ्ट हो रही है, पूरी बैलेंस शीट में करेक्शन हो रहा है, पूरी बैलेंस शीट की साफ सफाई हो रही है, तो हमें इस असेट को भी क्या करना चाहिए? सही वैल्यू पे लाने के लिए 12 लाख इसमें से राइट ऑफ करना चाहिए। तो इसको बोलेंगे डेटर टू बी रिटर्न ऑफ की टू बी प्रोवाइडेड। टू बी प्रोवाइडेड अलग होता है और टू बी रिटर्न ऑफ अलग होता है। तो यहां पर हमें डेटर को राइट ऑफ करने को कहा गया, न कि प्रोविजन बनाने को। तो यहां पर हमें डेटर को राइट ऑफ करना है, तो हमें डेटर को कम करना पड़ेगा। जिन जिन लोगों से लेना दिखा रहे हैं उनके नाम बुक से उड़ा दो, उनके नाम खत्म कर दो। अब उनको डेटा के लिस्ट में कैटेगरी में मत रखो, उनका नाम ही हम उड़ा देंगे, उनसे लेना बाकी नहीं रहेगा। तो एंट्री होगी डेटर को क्रेडिट कर देंगे और डेबिट किसको कर देंगे? रिकॉन्स्ट्रक्शन में ये लॉस डेबिट कर देंगे। सारे प्रॉफिट कहां पड़े हैं? ये स्कीम चल रही है रिकॉन्स्ट्रक्शन की, सारे प्रॉफिट कहां पड़े हुए हैं? रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट की ग्रेड में। तो ये लॉस भी राइट वहीं से होगा ना, तो एंट्री होगी ये। लेकिन यहां पर क्या बोला है? डेटर ऑफ रुपीज टू बी, एक होता है टू बी प्रोवाइडेड, एक होता है टू बी राइट अप। टू बी प्रोवाइडेड, तो यहाँ डेटर कम करने को बोला है क्या? उस डेटर पर जो लॉस हो सकता है, बेटर्स हो सकती है, उसके लिए हम प्रोविजन बना के रख लें। तो उसकी एंट्री क्या होगी? रिकॉन्स्ट्रक्शन डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो यहां एंट्री होगी रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट डीआर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या बेड डेट्स। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। टू बी प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन बनाने को कहा है, और टू बी रिटर्न ऑफ मतलब राइट डेटा को कम करने को कहा है। तो टू बी प्रोवाइडेड फॉर और टू बी रिटर्न ऑफ में आपको डिस्टिंग्विश करना होगा। तो आपने, मैंने क्या कहा था इस चैप्टर में, काफी कुछ रोल लैंग्वेज का है। क्या ये बहुत टफ था, टू बी प्रोवाइडेड और टू बी राइट ऑफ? बस हमने थोड़ा समझने में, सोचने में जल्दबाजी की। तो टू बी प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड मतलब प्रोविजन, और टू बी रिटर्न ऑफ मतलब बेड डेट्स। तो ये तो हुआ असेट का रीवैल्यूएशन, ये उसकी एंट्री हुई। सेकंड, क्रेडिटर फॉर गुड्स
agree to receive payment आफ्टर 3 ईयर। ये सारी नई बातें बता रहा हूं मैं आपको। इस क्रेडिटर फॉर गुड्स अग्री टू रिसीव पेमेंट आफ्टर 3 ईयर। क्रेडिटर फॉर गुड्स मतलब ट्रेड क्रेडिटर कहता है कि मैं पेमेंट, अच्छा ये पेमेंट जल्दी करना होता है या लंबे समय बाद? ट्रेड क्रेडिटर को जल्दी, 1 महीना, 15 दिन, 1 वीक, यही होता है प्रैक्टिकली, यही होता है। ये किताबों में पढ़ते हैं 2-2 महीना, 3-3 महीना। प्रैक्टिकली कोई 2 महीने की उधारी में माल नहीं बेचता। 3 महीने तो बहुत हो गए। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में, अपना हिंदुस्तान में कोई भी बिजनेस होगा जिसमें उधारी 3 महीने की हो। पर हम किताबों में पढ़ लेते हैं 3 महीने की उधारी, 2 महीने की। जनरली उधारी होती है 1 वीक, 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, महीना भर। तो यदि क्रेडिटर पेमेंट करता है, तो यदि क्रेडिटर फॉर गुड्स है जिससे हमें क्रेडिटर कौन व्यक्ति है हमारा, जिसको हमें पेमेंट देना है गुड्स के लिए, वो पेमेंट हमें देना था अभी, तुरंत, विद इन फ्यू डेज। लेकिन वो क्या बोलता है कि मुझे पेमेंट 3 साल बाद दे देना। कंपनी क्राइसिस में है, आप क्रेडिटर हो, चलो मैं बार बार आपकी सिचुएशन बदलता हूँ। आप कंपनी के क्रेडिटर हो और मैं कंपनी हूं, मुझे आपको पेमेंट करना था 15 दिन बाद, पर मैं नहीं कर पा रहा। आपने मुझे उधार माल बेचा था, मुनाफे भी कमाया आप लोगों ने। मुझे कोई माल बेचकर आपने एहसान नहीं किया, आपने मुनाफा कमाया, पर मैं अब पेमेंट नहीं दे पा रहा हूँ। बोला था मैं महीने भर दूंगा, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, दे नहीं पा रहा हूँ। अब कंपनी आ गई बुरी हालत में, और कंपनी चली गई कहाँ? ट्रिब्यूनल के पास। अच्छा, कंपनी बंद होने गई या सर्वाइवल के लिए गई है? फ्यूचर अच्छा है ये सोचते हुए अब आपके पास 2 रास्ते हैं। तो कंपनी बंद करवा दो अभी, कोर्ट जाकर कंपनी बंद करवा दो, या फिर 3 साल वेट कर लो। अभी बंद कराओ तो नुकसान क्या हो सकता है? अभी बंद कराने जाओगे, कंपनी की हालत बुरी है, असेट बहुत कम है, उसकी वैल्यू बहुत, बिकवा कर आप वसूल करने जाओगे तो आपको आपको लेना है मुझसे मान लो 30 करोड़, तो शायद आपको अभी 10 करोड़ भी नहीं मिले, 5 करोड़ भी नहीं मिले। आपका नंबर आते आते, आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, आपका नंबर आते आते आपको शायद 5 करोड़, 8 करोड़ से ज्यादा न मिले, बाकी घाटा उठाना पड़ेगा। और यदि आप वेट करोगे 3 साल, तो पूरा 30 करोड़ मिल जाएगा आपको। तो बेस्ट समझ, और आपको लग रहा है कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी तक कंपनी में वाकई ट्रबल थी, कोई कंपनी में ट्रबल आ गई थी, बिजनेस सिनेरियो बिगड़ गया था, अब अच्छा हो गया, कंपनी को बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कंपनी अगर 3 साल में प्रॉफिट कमा कर वो रिफंड कर देगी, तो आपके लिए बेहतर है कि आप 3 साल बाद की पेमेंट के लिए अग्री हो जाओ। आप हो गए कि ठीक है, पेमेंट हमें 3 साल बाद करना। अब बताओ इसकी एंट्री क्या होगी? क्या बोल रहे हैं? शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी अब लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगी। इट इज ए कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी इनटू लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो क्या बैलेंस शीट में अभी तक इसको आप दिखाते थे इस व्यक्ति को, तो आपका नाम मैं दिखाता था करंट लाइबिलिटी में, अब दिखाऊंगा मैं नॉन करंट लाइबिलिटी में, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में दिखाऊंगा। अब ये लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म नहीं लॉन्ग टर्म हो गई, अब ये करंट नहीं नॉन करंट लाइबिलिटी हो गई। तो मेरा बैलेंस शीट में जो क्लासिफिकेशन वो आपका बदल जाएगा। पिछले साल आपका बैलेंस शीट में नाम था करंट लाइबिलिटी में, ट्रेड क्रेडिटर में, अब इस साल नाम आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी में। अब इसको, ये आपका हो गया अनसिक्योर्ड लोन। अब क्रेडिटर रहे या लोन हो गया एक तरह से? अब आप मेरे क्रेडिटर नहीं, अब क्या हो गया? लोन हो गया अब तो, कि मैं आपको 3 साल बाद ये लोन पे करूंगा। तो नाउ इट इज नॉट क्रेडिट ट्रेड क्रेडिटर, नाउ इट इज अनसिक्योर्ड लोन, क्योंकि मैंने कोई सिक्योरिटी तो ली नहीं, बिल्डिंग बिल्डिंग की मॉर्गेज तो लिया नहीं है। तो वैसे प्रैक्टिकली इसकी कोई एंट्री नहीं होती। आपका नाम सिर्फ जो आप, अच्छा मेरी बुक में आपका नाम क्रेडिटर लिखा हुआ है या आपके नाम से लिखा है? मान लो आपका नाम क्या रख दूं, आपकी कंपनी का नाम मान लीजिए एबीसी एंड सन्स, आपका नाम है, मेरी यहाँ एबीसी एंड सन्स को मुझे देना है। तो एबीसी एंड सन्स को देना था पहले भी, लेकिन जल्दी देना था, लेकिन अभी भी देना है किसको? एबीसी को 3 साल बाद। तो मुझे एक्चुअल में बस क्या करना है, एबीसी का नाम अगले साल लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में ना लिखते हुए लिस्ट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन में नाम लेना है बस। तो क्लासिफिकेशन बदल जाएगा, लेकिन नाम तो एबीसी रहेगा ना। पर हमें बुकिश वे में यहाँ एंट्री एग्जाम में करनी पड़ती है। एग्जाम में नंबर लाने के लिए हमें इसकी एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो एंट्री पास करनी तो है, बताओ क्या करें? क्रेडिटर को क्या करूं?
डेबिट कर दूं, खत्म कर दूं, क्योंकि क्रेडिटर क्रेडिटर ना रहे, तो क्रेडिट को कर दूं डेबिट और अनसिक्योर्ड लोन को कर दूं क्रेडिट। तो ये एंट्री हो जाएगी क्रेडिटर डेबिट टू अनसिक्योर्ड लोन। तो ये आ जाएगा क्रेडिटर्स डेबिट टू अनसिक्योर्ड लोन। अब ये कन्वर्जन हो गया शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी का लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में। अब वो ट्रेड क्रेडिटर नहीं रहे, बल्कि ये लॉन्ग टर्म लोन हो गया। यहां पर 8% डिवेंचर रुपीज with 30 lakh, debenture holder agree to receive interest at the rate of 6.5%, 8% डिवेंचर ऑफ 3 लाख। ये उसके बाद डिवेंचर होल्डर अग्री टू रिसीव इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6.5%। अभी तक उन्हें इंटरेस्ट मिल रहा था 8% मिल रहा था। अगले साल से वो कहते कि ठीक है हमें 6.5% ब्याज दे देना। तो मैं कंपनी हूं, मुझे एंट्री करनी है। अब यहां पर ये वाला डिवेंचर जो मेरी बुक्स में क्रेडिट चल रहा है, इसको मैं कर देता हूं डेबिट, खत्म कर देता हूं, अब ये नहीं रहा। और बदले में उनको नए डिवेंचर इश्यू कर दूंगा 6.5% वाली। तो सिंपल सी एंट्री होगी 8% डिवेंचर डेबिट टू 6.5% डिवेंचर। तो यहां पर 8% डिवेंचर डेबिट हो जाएगा टू 6.5% डिवेंचर क्रेडिट हो जाएगा। एट परसेंट डिवेंचर डेबिट, 6.5% डिवेंचर क्रेडिट। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 shares at the rate of 100 each fully paid। paid up share capital is to be reduced by ₹90 पर शेयर। यानी ये कैपिटल रिडक्शन बाय 90 रुपीज है। कैपिटल रिडक्शन ऑफ ₹90 पर शेयर, मतलब इक्विटी शेयर 100 रुपए में से 90 रुपए रिड्यूस करने को अग्री हो गए। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं। हमें 90 रुपए प्रति शेयर से पेड अप शेयर केबल को 9 लाख से कम करना है। तो सिंपल सी एंट्री होगी इसकी। तो इक्विटी शेयर केबल डेबिट 9 लाख, टू रिकंस्ट्रक्शन। इस कैपिटल को ले जाएंगे रिकंस्ट्रक्शन में लॉसेस सेट ऑफ करने के लिए। ये कैपिटल जो लेके रिकंस्ट्रक्शन में ये काम आएगी लॉसेस को सेट ऑफ करने में। यह है कैपिटल रिडक्शन। अच्छा बताओ क्या कम हुआ है 90 रुपए से, फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू? फेस वैल्यू अभी भी कितनी है?
100 रुपए थी फेस वैल्यू, अभी भी फेस वैल्यू 100 है, पर पेडअप घटकर 10, पेडअप घटकर 10 रह गया है। आप थे इक्विटी शोल्डर, आप मुझे 10,000 शेयर पर 100 रुपए में से 100 पूरा दे चुके थे, पर वो उसमें से पास्ट ईयर में लॉसेस हो गए, तो आपकी 9 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी थी, मैंने उसको हटा दिया थ्रू स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन। तो आपकी मैंने शेयर के वैल्यू को 90 रुपए प्रति शेयर से कम कर दिया। आपकी पेडअप वैल्यू अब सिर्फ 10 रुपए रह गई। पेडअप सिर्फ 10 है, लेकिन फेस वैल्यू अभी भी मैं आपसे 90 रुपए कभी भी मंगा सकता हूँ ऑन डिमांड। मतलब जरूरत पड़ने पर, जैसी जरूरत पड़ेगी, जैसी डिमांड आएगी, मुझे कैश की जरूरत पड़ेगी तो मंगा लूंगा। पर मंगाने का मैंने स्कोप रख लिया, 90 रुपए पर शेयर में आपसे फिर से मंगा सकता हूँ, करेक्ट। लेकिन ये एंट्री तो मैंने बता दी, मैं अगली एंट्री आपको बताना चाहता हूं। अब इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000 एट द रेट ऑफ 100 ईच, फुली पेड। कैपिटल रिडक्शन ऑफ ₹90 per share, thus making share of ₹10 each। कुछ नया है, या आपको नया हो सकता है न लगे। यहां पर 100 रुपए का शेयर था, 100 रुपए पेडअप था, 90 रुपए से कम कर रहे हैं। 90 रुपए से कम कर रहे हैं, ये तो तय है कि पेडअप तो कम होगा। पेडअप ना कम हो ऐसा तो पॉसिबल नहीं, पेडअप तो 90 रुपए होगा, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, 10 मेकिंग शेयर ऑफ ₹10 ईच। मतलब शेयर को अब 10 रुपए का बना दिया जाएगा। शेयर को अब 10 रुपए का बना दिया जाएगा, 10 मेकिंग शेयर ऑफ ₹10 ईच। शेयर को 10 रुपए का कैसे बनाओ, मतलब शेयर का सिर्फ पेड वैल्यू कम नहीं हो रही, बल्कि फेस वैल्यू भी 10 हो जाएगी। मतलब ये हुआ होगा बेटा, ऐसा हुआ होगा। मैं सिचुएशन बताऊं, आप मेरे कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हो, मेरी एक कंपनी हो, आपसे मैं 9 लाख रुपया केवल छीन तो रहा हूं, क्योंकि आपके 9 लाख की पूंजी नष्ट हो चुकी है, और मैं आपके शेयर को 100 से घटाकर 10 पे ला रहा हूं, 10 लाख से घटाकर 1 लाख पे ला रहा हूं, 9 लाख का कैपिटलेशन कर रहा हूं। लेकिन मुझे अब आपसे मनी मंगाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास जो है उससे मैं बिजनेस चला लूंगा, मुझे आपसे मनी अब नहीं मंगाना। तो मैं अब जरा सोचना, मैं इसके लिए कैपिटलेशन पर अलग से कुछ लिखवाने वाला हूं वैसे आपको। तो यहां पर देखो, पहला ये 10,000 शेयर थे, फेस वैल्यू 100, पेडअप 100, अमाउंट भी 10 लाख। मैंने 90 रुपया पेड, ये था पेडअप, ये थी फेस वैल्यू, ये था अमाउंट, और ये नंबर ऑफ शेयर। मैंने 90 रुपए कम किया, 9 लाख से कम कराए तो तय है, बचा 1 लाख, ये बचा 10। ये तो हर काल में हुआ। तो आपका जो पहला केस था उसमें भी 90 रुपए पेडअप कम हुए थे। पहले केस में क्या होना था बेटा, नंबर ऑफ शेयर 10,000 के, ये जो केस था ना ये वाला, इसमें सिर्फ क्या कम हुआ था, इसमें क्या कम हुआ था, इस वाले केस में सिर्फ पेडअप कम हुआ था। तो बेटा पेडअप कम हुआ था, फेस वैल्यू 100 की, तो अभी भी शेयर 10,000 के 10,000, फेस वैल्यू अभी भी 100, पेडअप 10। तो इस केस में मैं आपसे कितने रुपये और मंगाने का हक रखता था, मैं आपसे 90 रुपीज और कॉल कर सकता था। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है बेटा कि मैं आपसे 90 रुपए मंगाना नहीं चाहता, मुझे जरूरत ही नहीं 90 मंगाने की, बस लॉस हो गया सो हो गया, पूंजी नष्ट होगी 9 लाख की सो नष्ट हो गई, पर मुझे अब आपकी जो 1 लाख की पूंजी बची ना उससे मेरा काम चल जाएगा, मैं बिजनेस मैनेज कर लूंगा, नहीं जरूरत है आपसे मुझे फर्दर फंड्स की। तो मैं आपका ये जो 10 रुपया है, ये जो 10 बचा, मैं अब आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं इसके बाद आपसे और कुछ भी नहीं मंगाऊंगा। अब मैं आपको प्रॉमिस करता हूं एज ए डायरेक्टर कि मैं आपसे 10 रुपए, अब 10 के अलावा जो बचा है, अब मैं आपसे कुछ भी और 1 रुपया भी कॉल नहीं करूंगा। तो फिर तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, पार्टली पेडअप या फुली पेडअप। जब मैं प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं आपसे अब कुछ भी 1 रुपया भी कॉल नहीं करूंगा, तो मुझे ये जो अमाउंट मिल गया सो काफी है। तो ये क्या हो गया, आप तो मुझे फेस वैल्यू भी कितनी करनी पड़ेगी, तो मुझे 90 रुपए फेस वैल्यू भी घटानी पड़ेगी। और फेस वैल्यू किताबों में नहीं होती, सिर्फ डिस्क्लोजर में होती है, फेस वैल्यू की एंट्री तो होती नहीं है। तो मैं क्या करूं, तो अब यहां पर तरीका थोड़ा सा, ओ क्या हो गया,
कुछ तो भी हो जा रहा है। ये कुछ तो भी हो जाता है। तब भी कुछ नहीं हो रहा है। ग्रीन कलर की लाइन। ये लाइन। ओह, थैंक यू। तो बेटा मैं क्या करूं? इस फेस वैल्यू को मुझे अब 100 से हटाकर 10 रुपए करना है। बेटा फेस वैल्यू चेंज होती है तो कई सारे डॉक्यूमेंट चेंज होते हैं, मुझे फेस वैल्यू बदलनी है। तो अब यहां पर तरीका क्या हो वो हम देखते हैं। वो तरीका क्या हो हम देखते हैं। तो इसकी क्या एंट्री होगी? ये एंट्री शायद आप ना बता पाओ, बता दूं? लेकिन हम एंट्री सेम होती है लेकिन इस तरह से करते हैं ताकि किताबों में दिखाई दे कि अब हमने फेस वैल्यू को 100 से चेंज करके 10 कर दिया। नहीं, वो एंट्री में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है। मैं वो प्रैक्टिकली क्या करते हैं मुझे पता नहीं, पर हमें एग्जाम में तो एंट्री में ये क्या करना पड़ेगा मैं बता देता हूँ। क्या करो, ये 10,000 शेयर जो 100 वाले हैं उसको पूरा कैंसिल कर दो। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट करो, लिखो इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, ब्रैकेट में 100 रुपए फेस वैल्यू है 10 लाख। ये पूरी कैपिटल खत्म कर दो, पूरी कैपिटल खत्म कर दो। अब क्या बची शेयर कैपिटल? ये एंट्री के बाद शेयर कैपिटल क्या बची? बोलो। एंट्री ये हमने कर दी, पूरी की पूरी कैपिटल खत्म कर दी, कैपिटल का खात्मा ही कर दिया। इक्विटी शेयर कैपिटल पूरी 10 लाख डेबिट कर दी, जबकि कैपिटल रिडक्शन कितने का है? 9 लाख का कैपिटल रिडक्शन है, पर मैंने पूरा 10 लाख कैपिटल को डेबिट कर दिया। अब मेरी बुक्स में कैपिटल नाम की चीज नहीं बची। अब यहां पर मैं फिर से टू रिकंस्ट्रक्शन 9 लाख, 9 लाख ले जाऊं रिकंस्ट्रक्शन में जो कि कैपिटल रिडक्शन है। टू अगेन नए शेयर इशू कर दूं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल ब्रैकेट में ₹10, ये अमाउंट आ गया 1 लाख। ये हमने क्या करा? 100 रुपए वाला शेयर कैंसिल, 100 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर कैंसिल करके 10 रुपए की फेस वैल्यू वाला शेयर री इशू कर दिया। आपको पता है पुराने जमाने में शेयर सर्टिफिकेट होते थे, आपने कभी देखे नहीं होंगे। वो शेयर सर्टिफिकेट फेस वैल्यू लिखी होती थी। मान लो आप मेरी कंपनी के इक्विटी शेयर हो, सबके फेस वैल्यू कितनी लिखी हुई है? अब मुझे सारे सर्टिफिकेट आपसे लेने पड़ेंगे, सारे सर्टिफिकेट मंगाऊंगा आपसे 100 वाले और लेकर उनको जला दूंगा। और उसके बाद आपको नए शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करने पड़ेंगे 10 रुपए की फेस वैल्यू वाले। होगा कि नहीं होगा? तो मुझे 100 वाले इक्विटी शेयर जलाकर 10 वाले री इश्यू करने पड़ेंगे। तो मतलब मैं कहूं कि 100 वाले शेयर कैंसिल करके 10 वाले री इश्यू करने पड़ेंगे। तो ये एंट्री काय की हो गई? पहली वाली डेबिट में कैंसिलेशन, पुराने शेयर को जलाने की एंट्री हो गई। ये होगी इक्विटी शेयर डेबिट 100 रुपीज ब्रैकेट में। तो 100 वाला शेयर कैंसिल होकर 10 वाला इश्यू हो गया है। ये सिंबॉलिक प्रेजेंटेशन इस एंट्री के थ्रू हो जाता है। अल्टीमेटली शेयर केवल कितनी बची? 1 लाख। 10 लाख में से घटकर कितनी बची? 1 लाख। दोनों केस में 1 लाख बच रही थी, पर यह तरीका यहां पर अलग था और यहां तरीका अलग है। यहां पर हमने 100 वाला शेयर क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया और 10 वाला रीइश्यू कर दिया। ये एंट्री हम थोड़ा बाद में फिर से देख लेंगे, पर अभी हम ज़्यादा टाइम इस पर दे नहीं पाएंगे, ठीक है। पर हम अलग से फिर से देख सकते हैं इसको। जब मैं सिर्फ बताऊंगा आपको कैपिटल रिडक्शन के बारे में,
डिटेल में, तब मैं इसको फिर से बता दूंगा, पर अभी ये मैंने इन शॉर्ट बताया, ठीक है। अब यहां पर रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल, अरे ये तो इंटेंजिबल को राइट ऑफ करो। रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल असेट मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, ये सब क्या है? इंटेंजिबल असेट। ये फिक्स्ड असेट से या रियल असेट से? वो तो रियल असेट है, पर क्वेश्चन क्या है कि उसको भी क्या करो? राइट ऑफ करो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल वगैरह, रिकंस्ट्रक्शन टू गुडविल या पेटेंट एक्सेट्रा। ये एग्जांपल है। रिटर्न ऑफ इंटेंजिबल, इंटेंजिबल को राइट ऑफ करो। और राइट ऑफ फिक्टिशियस, राइट ऑफ फिक्टिशियस असेट, फिक्टिशियस असेट को राइट ऑफ करो। क्या एंट्री होगी? फिक्टिशियस असेट का मतलब मैंने बताई था आपको सुबह सुबह सबसे पहले, उनको सबको राइट ऑफ कर दूं। रिकंस्ट्रक्शन टू, यस, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट डीआर टू पी एंड एल टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दी हैं तो वो, टू अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह है तो, अंडर राइटिंग कमीशन वगैरह कुछ है तो उन सबको राइट ऑफ कर दो। हाँ, डिस्काउंट ऑन इश्यू बोल दो अभी, डिस्काउंट ऑन इश्यू, ये सब एग्जांपल है। टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, टू डेफर्ड एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस, ये सब एग्जांपल है। इन सबको क्या करो? इन सब का बैलेंस चल रहा था डेबिट, इनको कर दो क्रेडिट, और इनको ले जाकर खत्म कर दो कौन से अकाउंट में? रिकंस्ट्रक्शन में ले आओ। तो हमने रिकंस्ट्रक्शन के प्रॉफिट से ये सारे लॉसेस सेट ऑफ कर दिए, इन सबको हमने एज पर क्वेश्चन डिमांड राइट ऑफ कर दिया। यहां पर अब लिखो एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, एक्सपेंसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। ये जो स्कीम बन रही है इस पर कुछ खर्चा भी होगा, जो सीए फीस ये स्कीम बनाएगा वो फीस लेगा, ट्रिब्यूनल जाएंगे उस पर फीस लगेगी, कई सारे खर्चे होंगे। रिकंस्ट्रक्शन के खर्चे क्या करेंगे उसका? ये एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएंगे या रिकंस्ट्रक्शन में? सारी चीज अभी खत्म करो, पीएनएल तो अगले साल बनेगा, अगले साल के एंड में। अभी तो हम क्या करेंगे? टू बैंक करेंगे, टू कैश या टू बैंक, ये तो क्रेडिट होगा पेमेंट। एक्सपेंसेस हुए तो कैश या बैंक तो क्रेडिट होगा, डेबिट क्या करूं? रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट टू कैश बैंक। बैंक लोन 60 लाख, accrued interest 150, बैंक लोन 60 लाख, accrued interest 150, बैंक agree to waive 50%
interest if entire amount paid off at once। बैंक लोन 60 लाख का है, उस पर अक्रूड इंटरेस्ट 1.5 लाख का है और लिखा है बैंक अग्री टू वेव 50% इंटरेस्ट इफ इंटायर अमाउंट पेड ऑफ एट वंस। मतलब सारा अमाउंट पेड ऑफ एट वंस, मतलब एक साथ, एक मुश्त एक साथ सारा अमाउंट चुका दें तो बैंक इस 1.5 लाख में से आधा ब्याज छोड़ने को तैयार है। बैंक आधा ब्याज छोड़ देगी। एंट्री क्या होगी? सिंपल है, बैंक लोन डेबिट 60 लाख, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट 150 टू रिकंस्ट्रक्शन 75,000 वो वेव कर देंगे तो हमें प्रॉफिट हो गया। कंपनी को 75 का प्रॉफिट हुआ। 1.5 लाख में से बैंक ने आधा ब्याज छोड़ दिया, 75 का ब्याज वेव कर दिया, तो ये ब्याज जो कंपनी का लाइब्रेरी था वो कम होगी, तो 75 से प्रॉफिट हो गया, कंपनी को प्रॉफिट डाल दिया। और टू कैश या बैंक कितना पेमेंट करना पड़ेगा? 60 लाख 75 का लोन पे करना पड़ेगा तुरंत। तो बैंक क्या करेगी? 60 लाख 75 का अमाउंट तुरंत चुका देगी। तो ये 60 लाख का लोन और 75 का ब्याज तुरंत यदि दे दें तो कंपनी ने हमें एक बेनिफिट दिया कि आधा ब्याज छोड़ दिया उसने। यदि सारा अमाउंट एक साथ चुका दो तो वो आधा ब्याज छोड़ने को तैयार थी, तो हमने सारा अमाउंट एक साथ चुका दिया। तो सारा अमाउंट कितना बना? 60 लाख प्लस 75, ये हमने पे कर दिया। तो और 75 का जो प्रॉफिट हुआ लोन के रिडक्शन पर वो हमने कहाँ डाल दिया? रिकंस्ट्रक्शन में क्रेडिट कर दिया एज इन गेन। क्या एंट्री टफ थी या इजी थी? इजी थी। अब तो आज के लिए इतना टाइम 9:45 तक है आज तो। हाँ, मैं इसमें फिर एक खास एंट्री बताना चाहूंगा आपको। देखिए, आप समझते हैं बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट के बाहर होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी, बाहर होती है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। जैसे कि क्लेम ऑफ वर्कर ऑफ ₹3 लाख बैलेंस शीट के बाहर दिखाई गई एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी क्लेम ऑफ वर्कर ऑफ ₹3 लाख। कंपनी पर किसी वर्कर ने 3 लाख का दावा लगा रखा है। मान लो ये वर्कर का कोई एक्सीडेंट हुआ, ये वर्कर कह रहा है कि मेरा एक्सीडेंट ड्यूरिंग वर्क हुआ है, काम के दौरान हुआ है, और कंपनी बोलती कि भाई उस वक्त ये काम नहीं कर रहा था, कंपनी के काम से नहीं था, ये अपने पर्सनल काम में था, तो उस दौरान उसका एक्सीडेंट हुआ है, हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हमारा कोई क्लेम नहीं बनता। ये मामला अभी कोर्ट में है, पर कंपनी को पक्का भरोसा है, कंपनी के लॉयर ने बता रखा है कि चिंता मत करो, लायबिलिटी नहीं आएगी, हम केस जीत जाएंगे, वर्कर का क्लेम फर्जी है, हम प्रूव कर देंगे कि वो ड्यूरिंग कोर्स ऑफ वर्क उसमें कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वो पर्सनल रीजन से कहीं गया था, उस दौरान एक्सीडेंट हुआ है। तो कंपनी के लीगल एडवाइजर बोलते कि लायबिलिटी नहीं आएगी, पर केस तो चल रहा है, कंपनी पर सूट तो फाइल है, तो कंपनी चूंकि इस पर लायबिलिटी मान रही है या नहीं मान रही है? कंपनी इसे लायबिलिटी मान रही है या नहीं? हाँ, इस पे भी सोचना पड़ेगा, जो क्लियर कट है उस पर सोचना पड़ेगा। कंपनी इसको लायबिलिटी, यदि लायबिलिटी मान रही होती तो कंपनी इसके लिए बना लेती प्रोविजन, एंटीसिपेटेड लॉसेस के लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए। कंपनी के एडवाइजर, लीगल एडवोकेट ये बोलते कंपनी को कि भाई लायबिलिटी आ भी सकती है, बी रेडी, आ सकती है, तो उस केस में कंपनी को फिर इस एंटीसिपेटेड लॉस को अपने यहाँ प्रोवाइड फॉर कर लेना चाहिए। तो उसके लिए फिर कंपनी प्रोविजन बना लेती। यदि कंपनी प्रोविजन बना लेती तो क्या एंट्री पास करती? पहले बना लेती, पहले, ये चैप्टर की बात नहीं चल रही है,
कंपनी ने प्रोविजन पहले बना लिया होता तो P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम, P&L डेबिट टू प्रोविजन फॉर क्लेम कब बना लिया होता, कंपनी ने प्रोविजन बना लिया होता तो एंट्री की होती P&L टू प्रोविजन फॉर, तो फिर प्रोविजन क्लेम फॉर क्लेम कहाँ आ रहा होता, बैलेंस शीट के अंदर या बैलेंस शीट के बाहर। यदि कंपनी एंट्री पास कर चुकी, भाई लोग क्या कर रहे हो, कंपनी एंट्री क्या पास कर चुकी है, P&L टू, तो फिर प्रोविजन अकाउंट, प्रोविजन फॉर क्लेम अकाउंट कहाँ बुक्स में खुल गया कि नहीं खुल गया, तो क्या अभी भी कंटिन्यू लायबिलिटी में आएगा बुक से बाहर। अरे जब प्रोविजन प्रोविजन बुक्स में आ रहा है तो प्रोविजन लायबिलिटी में आएगा कि नहीं आएगा, तो वो तो फिर बैलेंस शीट के अंदर आएगा। लेकिन यदि कंपनी को लग रहा है कि बना हम पर कोई लायबिलिटी नहीं आएगी तो कंपनी ने उसके लिए प्रोविजन नहीं बनाया है, इसलिए शो किया है एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। यदि प्रोविजन बना लिया होता तो कहाँ आ जाता, बैलेंस शीट के अंदर, फिर बैलेंस शीट के बाहर नहीं आता। लेकिन कंपनी ने प्रोविजन नहीं बनाया क्योंकि कंपनी को लग रहा था कोई लायबिलिटी नहीं आएगी, तो कंपनी ने उसको शो कर दिया है एज ए कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। वो लायबिलिटी जो अभी तक प्रोवाइड फॉर नहीं हुई वो बैलेंस शीट के बाहर आती है, प्रोविजन बन जाता तो बैलेंस शीट के अंदर आती, प्रोविजन नहीं बनाया तो बैलेंस शीट के बाहर है, ये है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। अब ये 3 लाख की जो लायबिलिटी का क्लेम है, अब ये जो कंपनी की बैलेंस शीट है इसी दौरान कंपनी जा रही है अंडर स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन। अब इस 3 लाख का क्या किया जाए, उसमें क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हिंट होगी। इसमें लिखा है अब यहां पर ड्यूरिंग रिकंस्ट्रक्शन it is estimated date claim will be settled at rupees 1,20,000। लग रहा है कि ये क्लेम 1/20 में सेटल हो जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड डेट क्लेम विल बी सेटल एट 120, ये क्लेम 1/20 में सेटल हो जाएगा। अब कंपनी ने प्रोविजन कितना बना रखा है, कंपनी ने प्रोविजन कितना बना रखा है, 0। कंपनी ने अपने अभी तक प्रॉफिट में 1 रुपए की भी कमी, कंपनी ने अपने P&L में कोई प्रोविजन नहीं बनाया, कंपनी ने उसको अपना लॉस माना नहीं था, कंपनी को लग रहा था लायबिलिटी आएगी नहीं तो हम क्यों बनाए प्रोविजन, नहीं बनाया, उसको बैलेंस शीट के बाहर शो कर दिया डिस्क्लोजर में, जो कि कंपनी लॉ की रिक्वायरमेंट है, भाई कर दिया। लेकिन अब लग रहा है कि 1/20 में क्लेम सेटल हो जाएगा, 1/20 देना पड़ेगा ऐसा लग रहा है कंपनी को भी। अब तो कंपनी को कितना क्लेम नहीं देना पड़ेगा, 180, तो 180 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट नहीं हुआ, 180 का जो कंपनी की जो 3 लाख की लायबिलिटी थी वो 1/20 में लोगे तो 180 का प्रॉफिट हो गया ना। ओहो ओहो मुझे क्या हो गया आज, 180 का प्रॉफिट नहीं हुआ क्योंकि हमने उस 180 को पहले कभी लॉस, हमने लॉस माना नहीं था, उसके लिए प्रॉफिट कम नहीं किया था, तो उसको वापस प्रॉफिट कम नहीं किया था, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं बनाया था, तो वापस उसे प्रॉफिट मानने की जरूरत क्या है। उल्टा तो 120 देना पड़ सकता है, अब लग रहा है कंपनी को कि 1/20 तो देना पड़ सकता है केस को खत्म करने के लिए। तो अब कंपनी को क्या करना चाहिए, अब 1/20 के लिए प्रोविजन बना लेना चाहिए और 180 को भूल जाना चाहिए। तो यहां पर सॉल्यूशन की बात करें तो क्या होगा, रिकंस्ट्रक्शन डेबिट अकाउंट या टू प्रोविजन फॉर क्लेम, टू प्रोविजन फॉर क्लेम। अभी लायबिलिटी आ गई है, आ सकती है, तो इसको हम क्लेम पेबल कहें या प्रोविजन फॉर क्लेम कहें, प्रोविजन फॉर क्लेम कहेंगे क्योंकि अभी कोर्ट ने फैसला सुनाया नहीं है, जिस दिन सुना देगा उस दिन ये क्लेम पेबल हो जाएगा। अभी कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया तो हमने बना लिया प्रोविजन, 1,20,000 का हमने बना लिया प्रोविजन। और ये प्रोविजन किस प्रॉफिट से बनाया, P&L से या रिकंस्ट्रक्शन से, क्योंकि अभी जो चल रही है स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन उस दौरान ही ये तब तय हुआ है। तो ये प्रोविजन यूजुअली बनता है P&L से, पर ये प्रोविजन अब बनेगा रिकंस्ट्रक्शन वाले, क्योंकि ड्यूरिंग द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ये तय हुआ है, जो ट्रिब्यूनल में स्कीम गई है उस स्कीम का हिस्सा है ये, और मैंने लिखा भी है ड्यूरिंग
रिकॉन्स्ट्रक्शन ये हुआ है, तो एंट्री होगी रिकॉन्स्ट्रक्शन टू प्रोविजन फॉर क्लेम। तो ये और 180 जो क्लेम कैंसिल हो गया उसकी कोई एंट्री होगी क्या, क्योंकि हमने उसको पहले कभी लॉस माना ही नहीं था, तो उसके कैंसिलेशन पर उसकी इनकम आने की जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये था रिगार्डिंग कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। ये केस क्या था? कन्वर्जन ऑफ कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी इनटू एक्चुअल। ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी लगभग एक्चुअल में कन्वर्ट हो गई, तो हमने उसके लिए एंट्री इस तरह से पास की है। इज इट क्लियर? ठीक है, अब देखो आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा बेटा, एंट्री भी आएगी और एंट्री के बाद की बैलेंस शीट भी आएगी। क्या आप एंट्री पास करो और इन सारी एंट्री के बाद की बैलेंस शीट पास करो। अब बैलेंस शीट भी बनाओ आप। तो बैलेंस शीट हम कल बनाना सीखेंगे, पहले अभी तो क्वेश्चन करेंगे, बैलेंस शीट बाद में। बैलेंस शीट जब बनेगी, जो भी बनेगी आपके शेड्यूल टी के फॉर्मेट में, पर मैं जो भी बना रहा हूँ बनेगी बैलेंस शीट में, अभी ऐसे लिख रहा हूँ टी फॉर्म में। आपको बताया बैलेंस शीट टी फॉर्म में कैसे बनती है। तो कंपनी की नई बैलेंस शीट बनेगी, ये बैलेंस शीट बनेगी आफ्टर रिकॉन्स्ट्रक्शन बनेगी। अब देखिए, क्या ये बैलेंस शीट जो बनेगी, पुरानी बैलेंस शीट और नई बैलेंस शीट में जमीन और आसमान का फर्क नहीं होगा, बहुत बड़ा चेंज होगा। पुरानी बैलेंस शीट कुछ और ही थी, नई बैलेंस शीट कुछ। आपको आपने इस बैलेंस शीट में, नई बैलेंस शीट में ढेर सारे चेंजेस कर रखे हैं। फिक्स्ड एसेट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे या रिवाइज वैल्यू पर? रिवाइज वैल्यू पर है। बैलेंस शीट को पढ़ने वाला वैसे ऑर्डिनरी वैल्यू में क्या सोचता है? ऑर्डिनरी कोर्स में बैलेंस शीट किस पे होती है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ये बैलेंस शीट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे नहीं है, बल्कि रिवाइज वैल्यू पर है। तो जो बैलेंस शीट पढ़ने वाला है उसको पता तो पड़े कि ये बैलेंस शीट ओरिजिनल नहीं है, इस बैलेंस शीट में ढेर सारे चेंजेस किए गए हैं, ये बैलेंस शीट ओरिजिनल नहीं, सो मेनी चेंजेस के बाद की है। कंपनी लॉ यानी एक्ट इन्वेस्टर का बहुत ध्यान रखता है, उसने ये सारे चेंजेस भी करने दिए ताकि कंपनी सरवाइव कर पाए और इक्विटी शेयरहोल्डर को जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो पाए, उसको लॉस को वो रिकवर कर पाए, इसलिए कंपनी आगे जिंदा रह पाए। इसलिए चेंजेस की परमिशन तो दे दी ट्रिब्यूनल ने, लेकिन ये भी चाहता है ट्रिब्यूनल या कोर्ट या लॉ कि प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, नया इन्वेस्टर यदि कंपनी की बैलेंस शीट देखे तो उसे पता पड़ जाए कि ये बैलेंस शीट ओरिजिनल नहीं, रीड्राफ्टेड बैलेंस शीट है, इसमें कई सारे चेंजेस किए गए, लॉसेस थे वो हटा दिए गए, असेट थी वो रिवैल्यू कर ली गई, लायबिलिटी थी उनकी शर्तों में परिवर्तन हो गया। ये सब कैसे पता पड़ेगा? तो क्या बोलता है उस केस में, ट्रिब्यूनल जब परमिशन देता है ना, स्कीम को परमिट करता है ना, तो साथ में एक बोलता है कि अगले 5 साल तक आप अपनी बैलेंस शीट में ऐसा कुछ करो, अगले 5 साल 7 साल जैसा भी वो स्पेसिफाई करे, इतने साल तक बैलेंस शीट में ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि बैलेंस शीट पढ़ने वालों को पता पड़ जाए कि ये बैलेंस शीट ओरिजिनल नहीं, आफ्टर ए स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन है। करेक्ट? कैसे पता पड़ा है? पहले के जमाने में टीचर एग्जाम्पल लेते थे, मैं तो ले नहीं पाता हूं उस चीज का, कि कोई महिला जिसकी शादी हुई, कहते बड़ा पता पड़ेगा इसकी शादी हुई है, तो बिंदी लगाते थे ना कि नहीं लगाते हैं? इसलिए बोलता हूँ कि अब तो एग्जाम्पल मेरे काम करने, पहले बिंदी लगी मतलब क्या है, बिंदी लगी या मंगलसूत्र मतलब शादी हो चुकी, और नहीं है मतलब अब तो खैर वो चीज रही नहीं। तो एक सिंबल होता था, सिंबल से पता पड़ता कि सिचुएशन क्या है। यहाँ सिंबल क्या हो कि ये कंपनी आफ्टर रिकॉन्स्ट्रक्शन है, क्या सिंबल लगाया जाए? तो एक वर्ड एंड रिड्यूस्ड, ये वो बिंदी है। क्या वर्ड आएगा? एंड रिड्यूस लिखा दो ब्रैकेट में। जैसे आपने क्या करा, ये कंपनी का नाम लिखा, ये है बैलेंस शीट ऑफ एबीसी लिमिटेड, और ब्रैकेट में क्या लिखा दो? एंड रिड्यूस वर्ड है बस। यदि ये वर्ड लगा दिया बैलेंस शीट के हेड पर, बैलेंस शीट के हेड पर ये वर्ड लगा दिया, तो इससे क्या पता पड़ेगा? जो भी बैलेंस शीट पढ़ेगा अगले 5 7 8 साल तक, जितना भी ट्रिब्यूनल स्पेसिफाई करे, तो अगले 5 साल 6 साल तक कंपनी को ये वर्ड लगाना पड़ेगा। बैलेंस शीट पढ़ने वालों को पता पड़ जाएगा कि ये बैलेंस शीट ओरिजिनल नहीं, रीड्राफ्ट बैलेंस शीट है। उसको यदि जानना हो कि ये कंपनी ने क्या क्या गड़बड़ घोटाले किए, क्या क्या चेंजेस किए हैं, तो जाकर वो स्कीम पढ़ ले और स्कीम पढ़कर समझ ले कि चेंजेस क्या क्या हुए। तो यहाँ पर एंड रिड्यूस वर्ड लगाना भी चाहिए। यदि बैलेंस शीट पूछी जाए तो आपको क्या करना चाहिए? ये मानते हुए कि ट्रिब्यूनल ने कहा होगा, आपको बैलेंस शीट के हेड पर एंड रिड्यूस वर्ड लगा देना चाहिए सेपरेट साइड। तो यूज ऑफ एंड रिड्यूस वर्ड, और कितने साल तक? जैसा भी
जितना भी स्पेसिफाई किया जाए उतना 5 साल 7 साल वो ट्रिब्यूनल की स्कीम को परमिट करते वक्त स्पेसिफाई करेगा कि कितने साल तक ये वर्ड लगाना है। तो यूज ऑफ एंड वर्ड एट द हेड ऑफ बैलेंस शीट, लिख लो इसको। ये एंट्री के अलावा था, मैंने इसी टाइम पास के लिए बता दिया, स्पेशल पॉइंट है ये। एंट्री भी बची है, स्पेशल पॉइंट, यूज ऑफ एंड रिड्यूस्ड। एट हेड ऑफ बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के हेड पर आपको एंड रिड्यूस वर्ड लगाना चाहिए। और क्यों लगाना चाहिए समझ में आ गया होगा आपको। हमारी एंट्री अभी पेंडिंग ही है, थोड़ा बहुत और स्पेशल पॉइंट हमें बचे हैं, पर हम क्या करेंगे अभी और पॉइंट इसमें जो टिकलिश पॉइंट है, टिपिकल पॉइंट होंगे, समझने के पहले एक इजी क्वेश्चन कर लेंगे। एक इजी क्वेश्चन करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जितना समझा है उस पर क्वेश्चन करेंगे, फिर कुछ नए पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो अब कल संडे को तो हमारी शायद क्लास नहीं लगेगी। और ध्यान रखना, आज कोई भी यहाँ मुझे कलर देखते हुए दिख गया ना, तो मैंने बताया उसको फिर मैं क्या करने वाला हूँ। कोई भी यहाँ पर आज कोई भी होली वगैरह कोई नहीं खेलेगा, कोई कलर वाला नहीं होंगे। और करना हो तो उधर मैदान है बहुत बड़ा, वहां जाके धूले में खेलो, कुछ भी करो उधर जाके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यहाँ पर मत करना। पिछली बार आपने बहुत तूफान मचाया, पूरी एकेडमी की हालत खराब कर दी थी। और आप तो छोड़ो, उधर पुरानी बैच के बच्चों ने तो क्लास के अंदर जो होली खेली पूरी क्लास गंदी कर दी थी, वो भी पक्के कलर से, वो भी गीले कलर से, पूरी क्लास गंदी कर दी। तो वो कम से कम ना हो। आपको खेलना है तो बाहर खेलो। और इस बार तो मैंने सोच लिया, अगली बार मेरी जो घर में है ना वो डॉगी है, जर्मन शेफर्ड, वो ले आऊंगा मैं एकेडमी में। और वो छोड़ दूंगा मैं एकेडमी में, उसी को छोड़ दूंगा, फिर देखो कौन होली खेलता है। फिर वो दौड़ा के आपको उधर ले जाएगा, उसका काम ही रहेगा कि आपको दौड़ा के ग्राउंड में ले जाए, फिर आपको होली खिलाएगा वहां पर जाके। चलिए, थैंक यू। अभी मेरी क्लास नहीं है ना।